ओबीसी कम्युनिटी से क्यों है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं। आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है, ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या। अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है। मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा, क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है, यह मैं जानना चाहता हूं। अगर 5% है तो फिर वो ठीक है, उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मगर अगर वो 5% से ज्यादा है तो मुझे यह पता लगाना है, और एक बार मैं मन बना लेता हूं, मैं छोड़ता नहीं हूं, मुझे यह पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। अब आप किसी लोकसभा में किसी भी एमपी से पूछ लीजिए, लोकसभा को टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। आप किसी भी बीजेपी के एमपी से पूछ लीजिए कि वो कोई डिसीजन लेता है, कोई कानून बनाता है, कोई कानून बनाने में भाग लेता है, किसी से भी पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं। ना कांग्रेस का एमपी इस लोकसभा में, ना बीजेपी का एमपी, ना कोई और इंडिया का एमपी कोई डिसीजन लेता है। मतलब एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है, देश को चलाने में कोई भागीदारी नहीं है। यह सवाल मैंने उठाया है कि क्या, और हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हां या ना। अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हां या ना, यह सवाल है। और डिस्ट्रैक्शन इस बात से हो रहा है, बीजेपी को ये जो 2 पॉइंट्स हैं, महिला आरक्षण वाले, डिलिमिटेशन और सेंसस, इनको हटा देना चाहिए और एकदम महिलाओं को जो इज्जत मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उनको एकदम वो कर दें। और कास्ट सेंसस का जो हमने डेटा निकाला था उसको पब्लिक कर दें, तो सारे हिंदुस्तान के ओबीसी युवाओं को पता लग जाए वो हैं कितने, और नया सेंसस कास्ट बेसिस पे करें। थैंक यू। और प्रधानमंत्री को अपने अगले भाषण में यह कहना है, यह समझाना है देश को कि हिंदुस्तान के सबसे जरूरी 90 अफसर जो हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी क्यों हैं। यह मेन सवाल है, और मैंने दलितों और आदिवासियों की बात ही नहीं की अभी। अंग्रेजी में कह देता हूं। द बीजेपी केम अप with the idea of a special session. We appreciated that idea. With a lot of fanfare and pomp, we moved from the old building to the new building. The Prime Minister, in a very dramatic gesture, carried the Constitution of India from the old building to the new building. And he said that he is passing a very important law. And we agree with him. Women's reservation is a central step in the empowerment of the women of India, and it is a critical step. But when we read the fine print, we found something very interesting. 2
little subtexts were there. Number one, this will be done after delimitation. Number two, this will be done after census. What it means is this bill will be implemented a decade from now. It is not going to be implemented today, and every woman in India should understand this. It is not going to be implemented today, it's going to be implemented if it is implemented 10 years from now. So this is a diversionary tactic. It's a way of making everyone's attention move away. The question is, what are they moving away from? And the answer is the caste census. And I'd like to explain why. In my research for my speech, I looked at how many officers in the government of India, the senior most officers are secretaries, how many secretaries in the government of India come from the OBC community, how many come from the Dalit community, how many come from the tribal community. And I was shocked to find that 5% of the secretaries of the government of India, 3 officers in the government of India secretary level are OBC first. And then I asked another question, what budget do they control? And they control 5% of the budget. OBCs, Dalits, tribals, all put together control 6% of the budget. Tribals control 0.1 something of the budget. So this is a shocking finding. And I said this in Parliament. My point being that are the OBCs 5% of India? Is that the amount of participation we want of the OBC community? So the central question is, how many OBCs are there in India? How many different communities are there in India? If we want to distribute power to the people of India, we have to know this number. Otherwise, we are working without data. And so I placed this on the floor of the House and I said, look, please tell us how many OBCs. We have the data, I know, because the government of India has already done the census and all this data is available. Why is the Prime Minister not releasing this data? And second, what is this delay in this census? The caste census should be done now, and the last caste census data should be released at once. Now, what was the BJP's answer? Very interesting answer. That it doesn't matter how many OBCs are in the government of India. What matters is that we have MPs and MLAs who are OBC. No, that's not the point. Because you can ask any MP or any MLA how much they participate in lawmaking, how much they participate in how the money in India is spent, they will tell you there's no participation. So it is almost as if they keep placing these OBC MPs into the Vidhan Sabha from one side and taking away the real power of the OBCs from the other side. And as the Prime Minister keeps saying, he's an OBC leader, I want him to explain why only 3 OBCs are there in the government of India. And why the OBC community, which is the backbone of this country, is responsible for only 5% of the budget. They have not been able to answer this question. In fact, when I said it, I saw in their face the panic. Because this is the truth, this is what they're trying to distract India from. The fact that the large mass of Indian people do not have any power. नहीं काम कर रहा। हेलो राहुल जी, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये रिजर्वेशन। आज से नहीं, जब से ये अस्तित्व में आया, आपने पेंडोरा बॉक्स एक तरह से उसको टच कर दिया। आप कल ये बात कह चुके अपनी स्पीच में कि भाई ये दो, सरकार तो नहीं दे रही, सरकार ने तो पास करा दिया बिल। अब सवाल उठता है आपका, क्या आप आगे चल के सरकार में भी, जैसे सेक्रेटरीज हैं, सरकार में भी और महिला आरक्षण में भी ओबीसीज के लिए अलग से व्यवस्था करने वाले? देखिए, सिंपल बात, स्टेप बाय स्टेप करना है। आपको चोट लगती है तो एक्सरे होती है, पता लगाना पड़ता है कि स्ट्रक्चर में कमजोरी कहां है, हड्डी कहां टूटी। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, पहला कदम एक्सरे है।
कि हमें पहले कास्ट सेंसस के माध्यम से हिंदुस्तान का एक्सरे करना है कि भैया हैं कितने लोग, ओबीसी कितने हैं, अलग अलग कम्युनिटीज कितनी हैं, ट्राइबल्स कितने, ये पहले टेबल पे तो रखो। डिसीजन लेने से पहले अगर हम अपने सामने डेटा ही नहीं रखेंगे तो डिसीजन कैसे लेंगे? वो तो आपने बात की बात की, मगर पहले हमारे सामने डेटा रखो। डेटा रखोगे मैं आपका जवाब दे दूंगा। आज तो डेटा ही नहीं है। दूसरी बात, मैंने अपने भाषण में कहा कि आजादी की जो मूवमेंट थी वो एक शुरुआत थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर टू द पीपल ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के लोगों को पावर ट्रांसफर करने का पहला बड़ा कदम था। उसके बाद हमने और कदम लिए हैं। कास्ट सेंसस से जो डेटा निकलेगा वो हिंदुस्तान की जनता को और पावर ट्रांसफर करने का तरीका है। मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के जो ओबीसीज हैं, दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, बाकी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको हमने ट्रांसफर ऑफ पावर करना है। उनके लिए हमें पावर ट्रांसफर करना है, उनके हाथों में पावर डालनी है। फाउंडेशन वो है, और कास्ट सेंसस की जरूरत है, क्योंकि उसको समझे बिना हम ये कर ही नहीं सकते। हाँ, एक मिनट प्लीज। अरे रमन जी रुक जाओ प्लीज। हाँ, 1 सेकंड। हाँ, देखो, हमारे समय जितने भी थे सही रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमारे समय कम था, वो भी खराब है। इनके समय कम था, कम है, ये भी खराब है। हम चेंज चाहते हैं, ठीक है। मेरा कहना है कि जब मैंने ये आंकड़ा देखा मैं हिल गया। मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि 90 सेक्रेटरीज में से 3 ओबीसी के हैं। मैं शॉक हो गया, मैं हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है? और इसको बदलना है। हिंदुस्तान के जो आम जनता है, गरीब जनता है, उनको पावर देनी है। Rahul ji, you just said that you want that the power should be transferred to women and OBCs and other backwards. You know, this is a form of transferring power. The Prime Minister has said that this bill will lead to an era of women-led development. Do you feel that in the present form, this bill will be able to achieve this goal? Considering that it is not being implemented now. The problem is the implementation. So what they have said is, we are placing a bill on the floor of the House, but we will implement it 10 years from now. What does that mean? That's like the Prime Minister saying, you know, we are going to place a bill on OBC caste census in the floor of the House, and we're going to do it in 30 years. What does it mean? Means nothing. So we agree with the bill. Remove these 2 clauses and make it happen today. And don't insult the intelligence of India's women, because India's women understand what you're doing. राहुल, क्योंकि स्पेशल सेशन की बात हो रही है, बहुत शॉकिंग एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, उसमें रमेश बिदूरी साहब फ्लोर ऑफ द हाउस में एक स्पीच दे रहे हैं, जिसमें वो दानिश अली साहब को ऑन रिकॉर्ड, मतलब माइक पे आतंकवादी कहते हैं, मुल्ला कहते हैं, और कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह का व्यवहार जब संसद के भीतर हो रहा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, वो और पार्लियामेंट का इशू है, उसमें मैं ये स्पीकर की जिम्मेदारी है, और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलता है, इस पे मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट मैं कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। राहुल जी, आप बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। एक तो देरी का, दूसरा ओबीसी के कोटे की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि 2010 में जब यूपीए के समय में बिल आया था, तब अगर यही कोटा जो आज कांग्रेस मांग कर रही है अगर दे दिया होता तो ये कानून शायद 10 साल पहले बन जाता। तो ये जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आज आप कोटे की बात कर रहे हैं ओबीसी की, क्योंकि आप विपक्ष में हैं। जब सत्ता पक्ष में आप बिल लेकर आए थे उस समय ओबीसी कोटा क्यों नहीं था, और क्या इसका आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है, 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था, और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। राहुल जी,
Mr. Gandhi, what has changed since 2010 to now that you have shifted your stance on OBC subquota? We have not shifted our stance. You're maybe not well informed. We are the party that did the caste census. We carried out an entire census getting caste data. We didn't release it at the time. There was a discussion, internal discussion. We should have released it at the time, and it should be released now. There is no change in our view on this. Sir, there was near unanimity in the passage of the bills. Do you think that a wider consultation process should have been followed before bringing the bill in the special session? We are okay with the bill. We have supported the bill. Right? Please understand the technicality. We are in full support of the bill. We don't agree with the two little footnotes that have been put in the bill that basically mean that the bill is going to be implemented 10 years from today. We support the bill. Everybody, there's nobody in the house who didn't support the bill. राहुल जी, मेरा सवाल ये है कि जब भी आप कोई इशू उठाते हैं तो आप लोग खासतौर पे राहुल जी आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और आपकी पुरानी सरकार के ऊपर पर्सनल अटैक किए जाते हैं, आप लोगों के ऊपर अटैक किया जाता है। आपने ओबीसी का मुद्दा उठाया, आप लोगों के ऊपर अटैक किया गया और उसके बाद आप बेबाकी से आपने बोला भी कि मैं रिग्रेट करता हूं कि हमारी सरकार में इसको शामिल कर लिया जाता तो बेहतर होता। आखिर सरकार की क्या मंशा है? 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, सरकार की क्या मंशा है कि ऐसे वक्त में बिल लाया गया, पास करा लिया गया, डिलिमिटेशन और परसिमन की कोई बात नहीं हुई? नहीं, मुझे जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है और 2 मुद्दों से बीजेपी घबराती है, डिस्ट्रैक्ट कराना चाहती है और ये रिलेटेड हैं। एक है अदानी जी, जो देश का पूरा धन अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और दूसरा कास्ट सेंसस। உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க।